everyone, welcome to my channel, My Alfia's Education. I am Alfia Ahmed, student of class 8th B in Ganga Jamna Higher Secondary School at Damoh MP. So friends, in this video we will learn class 8 subject science chapter number 2 microorganism friend and foe. So friends, जो ये आज की वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है. मीन्स आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई का ये पार्ट 2 है. एंड फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेके टोटल 10 तक कीवर्ड एक्सप्लेन कर दिए थे. एंड अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या वहाँ से जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 से लेके 20 तक कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दूँगी इस चैप्टर के. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एल्गी से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पढ़ लिया था पार्ट 1 में. एंड ये पार्ट 2 है, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल यहाँ से पढ़ेंगे. नाइट्रोजन साइकिल से ईस्ट तक कंप्लीट कर लेंगे पूरा. तो अवर फर्स्ट कीवर्ड इज नाइट्रोजन साइकिल. हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 78% नाइट्रोजन है. हमारे जितना भी पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है. एंड फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन गैस है उसे डायरेक्टली कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है. मीन्स जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल और प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर 78% जितना नाइट्रोजन है उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन गैस है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब ऐसे कुछ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में. सॉल्यूबल फॉर्म मतलब पानी में कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वाटर जैसा पतला बना देते हैं. एंड जब हमारी नाइट्रोजन गैस बन जाती है सॉल्यूबल फॉर्म में, तो अब उससे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. अब कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ये देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एटमॉस्फेयर है एंड इस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने हमारी नाइट्रोजन गैस जो है उसे कन्वर्ट कर दिया सॉल्यूबल फॉर्म में, मतलब पानी जैसे फॉर्म में. एंड अब जो ये प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या काम करती हैं. हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को पानी देने का काम करती हैं. जैसे जो मिट्टी होती है उसमें वाटर होता है, और पढ़ा होगा आपने भी कि जो मिट्टी होती है उसमें पानी होता है, और जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में ही होती हैं. तो रूट्स पानी को लेके लीव्स तक और पूरे प्लांट्स तक पहुंचाती हैं. तो जो नाइट्रोजन है अब वो पानी बन चुका है, एकदम सॉल्यूबल फॉर्म में हो चुका है. तो नाइट्रोजन अब पानी बन गया है तो वो यहाँ पर रहेगा, मिट्टी में रहेगा. तो नाइट्रोजन अब जो कहाँ है, मिट्टी में है. उसके बाद जो जड़ है, जो रूट्स हैं, वो नाइट्रोजन को ले लेंगी अपने अंदर, बिकॉज ये नाइट्रोजन जो है वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में है, पानी की तरह है. जैसे पानी होता है ज़मीन में तो प्लांट्स उसे खींच लेते हैं, वैसे जो नाइट्रोजन है अब प्लांट्स नाइट्रोजन को ले लेंगे और ऐसे प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ कर लेंगे. फिर क्या होगा, फिर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खा लेंगे. तो ऐसे जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स में पहुंच गया. मतलब पहले नाइट्रोजन जो फिक्स करता है बैक्टीरिया उसने एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया. फिर उसके बाद जो सॉल्यूबल फॉर्म हो गया तो प्लांट्स की रूट्स ने वो सॉल्यूबल फॉर्म दिया प्लांट्स को, ऐसे प्लांट तक नाइट्रोजन पहुंच गया. फिर उसके बाद प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया तो ऐसे एनिमल्स तक नाइट्रोजन पहुंच गया. एंड जो बैक्टीरिया जो फंगी होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉइल में जो मिट्टी में वो रहते हैं. बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में रहते हैं. देन एनिमल्स ने प्लांट्स को खा लिया. एनिमल्स ने प्लांट्स को खा लिया. प्लांट्स में नाइट्रोजन था तो वो नाइट्रोजन एनिमल की बॉडी के अंदर आ गया. अब फिर क्या हुआ, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग वगैरह, तो एनिमल का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को कुछ ऐसे और ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब फंगी और बैक्टीरिया ने क्या किया, एनिमल का जो वेस्ट था जिसमें नाइट्रोजन था उसे फिर से नाइट्रोजनस वेस्टेस में कन्वर्ट कर दिया अगेन. तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है. एंड उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ने क्या किया, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे जो कि एनिमल्स के डंक में थे, जो फंगी थे, पहले फंगी ने एनिमल डंक से, काउ डंक से उन्हें कन्वर्ट कर दिया.
फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में, और जो नाइट्रोजन गैस थी वो हमारे फिर से हमारे एनवायरनमेंट में आ गई। दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो देन अब हम पूरा समझ लेंगे अच्छे से कि क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% का जो है नाइट्रोजन होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, जो कि ना ही प्लांट के कुछ काम का होता है डायरेक्टली, और ना ही एनिमल्स के कुछ काम का होता है। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग, कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो उनने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन थी, तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके फिक्स कर दिया सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब पानी की तरह उन्हें फिक्स कर दिया। जो पानी था वो मिट्टी में रहता है, ज़मीन में रहता है, तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन में ही उगते हैं। तो प्लांट की जो जड़ थी, उन्होंने ये नाइट्रोजन वाला जो वाटर था वो अपने अंदर ले लिया और पूरे प्लांट्स को दे दिया। फिर प्लांट्स को खा लिया एनिमल में। जब पूरी जड़ों ने पानी ले लिया तो एक जो प्लांट्स थे वो नाइट्रोजन वाले हो गए। फिर उसके बाद एनिमल्स ने प्लांट्स को खा लिया, तो जो नाइट्रोजन था वो एनिमल के अंदर आ गया। फिर एनिमल ने जब नाइट्रोजन को खाया तो उसके बाद एनिमल को जो वेस्टेज होता है उसमें भी नाइट्रोजन था, एनिमल वेस्टेज में नाइट्रोजन था। फिर बैक्टीरिया और फंगी ने क्या किया, जितना भी एनिमल वेस्ट था, जो एनिमल वेस्ट था उससे जितना भी एनिमल वेस्ट के अंदर नाइट्रोजन था उसे क्या किया, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर दिया। और फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने उसे जो जितना भी मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड था जो कि एनिमल वेस्ट से मिला था, तो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन गैस में। बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में, और जो नाइट्रोजन गैस थी फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये जो साइकिल होती है वो फिर से होती है पूरी कंप्लीट, जब हो जाती है वो फिर ऐसी होती है। तो ऐसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। हमारी ऐसे में जो नाइट्रोजन है वो पूरी अर्थ से जाती भी नहीं है, और ये पूरी साइकिल जो है चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट कीवर्ड इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने देखा था नाइट्रोजन साइकिल में कि कैसे नाइट्रोजन स्टार्ट होती है तो एंड होती ही नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर में ही रहती है हमारी नाइट्रोजन। अब हम समझेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट कर देती है सॉल्यूबल फॉर्म में। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हें सॉल्यूबल फॉर्म में फिक्स कर देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो पानी लेते हैं, और जब नाइट्रोजन पानी में बदल जाता है तो वो रूट्स में आ जाता है। इससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन वाला पानी अपने अंदर ले लेते हैं, और इससे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसमें डेवलपमेंट आता है, प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज़ होने लगती है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है, बिकॉज प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन वाला वाटर आ जाता है। तो पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ने उसे कन्वर्ट कर दिया सॉल्युबल फॉर्म में, पानी जैसे फॉर्म में। पानी वाला फॉर्म था वो था रूट्स में, मतलब वो था ज़मीन के अंदर। फिर रूट्स ने उस पानी को अपने अंदर ले लिया, और उससे जो था प्लांट्स की ग्रोथ जल्दी होने लगी, प्लांट्स बढ़ने लगे। तो इससे क्या हुआ, प्लांट्स जो ग्रोथ थी वो इंक्रीज़ होने लगी। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके सॉल्युबल फॉर्म में करना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, this prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो देखिए, पैस्चराइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आपने दूध को गैस पर चढ़ाया 70 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, आपने दूध को गैस पर चढ़ाया 70 डिग्री सेल्सियस पे तो 15 to 30 सेकेंड्स तक। तो हमने दूध को चढ़ाया गैस पे 70 डिग्री सेल्सियस पे कितने 15 से 30 सेकेंड्स तक के लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही जो दूध था हमने उसे चिल कर दिया, मतलब उसे
ठंडा कर लिया। तो पहले हमने 70 डिग्री सेल्सियस पे दूध को चढ़ाया था इतने सेकेंड्स के लिए, उसके बाद हमने जो दूध है उसको ठंडा कर लिया, एकदम तुरंत ही ठंडा कर लिया और फिर उसे स्टोर कर लिया। तो जो सब हमने अभी किया इसी प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। तो इससे हमें क्या हुआ, हमने दूध को पहले 70 डिग्री पर चढ़ाया, उसके बाद उसे ठंडा कर लिया और स्टोर कर लिया। इस प्रोसेस से हमें बेनिफिट ये हुआ कि जितने माइक्रोब्स थे उनकी जितनी भी जो माइक्रोब्स थे उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई। मतलब दूध में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई होगी। जो भी ख़राब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारे दूध को ख़राब कर सकते होंगे हमारे मिल्क को, तो उनकी जो ग्रोथ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम हो गई। आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको 70 डिग्री में सेल्सियस में दूध को चढ़ाना है 15 to 30 सेकेंड्स तक। उसके बाद उसे तुरंत ही चिल कर देना है, ठंडा कर लेना है, उसको फिर स्टोर करना है। इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी दूध में। और इसी प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। अब पेस्चराइजेशन क्यों कहते हैं इसे पेस्चराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, मतलब इस प्रोसेस को खोजा था लुईस पैस्चर ने। देखिए फ्रेंड्स, इनके नेम में भी पैस्चर आ रहा है इसलिए इसे पेस्चराइजेशन ही कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, लुईस पैस्चर ये है, इन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस को भी डिस्कवर किया था 1857 में। लुईस पैस्चर ने पेस्चराइजेशन की प्रोसेस को किया है डिस्कवर एंड फर्मेंटेशन की प्रोसेस को भी। नेक्स्ट कीवर्ड इज पैथोजन। सच डिसीजेस कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। मतलब फ्रेंड्स, ऐसी बीमारियां जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। ऐसी बीमारियां जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था टीबी हुई, टाइफाइड, ये सब हमें कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं बीमारियां। टीबी, टाइफाइड एंड फ्लू, ये सब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। तो टीबी, टाइफाइड, फ्लू, ये सब क्या है, ये सब पैथोजेंस है। मतलब ये बीमारियां क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई हैं इसलिए हम इन्हें कहेंगे पैथोजेंस। फूड प्रिजर्वेशन मतलब होता है फ्रेंड्स, फूड प्रिजर्वेशन मतलब होता है खाने को अच्छे से रखना, सुरक्षित रखना, या फिर उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी 8th क्लास में ही पढ़ा था 1st चैप्टर में कि जब किसान फल या कुछ भी उगाते हैं, फल या सब्जी उगाते हैं किसान, तो उन्हें कैसे स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को वो स्टोर करते हैं ग्रेनियर्स या सीलोस में। मतलब जो गनी बैग्स होते हैं उनके अंदर, या फिर जो मिल्स होती हैं उनके अंदर। मतलब उनका एक अलग से रूम होता है स्टोर करने का ग्रेन्स। तो जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो फल या सब्जियों को स्टोर करते हैं सीलोस और ग्रेनियर्स के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, और गनी बैग्स के अंदर, जो बैग्स होते हैं उनके अंदर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे फूड को सड़ा देते हैं, मतलब स्पॉइल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हुआ फंगस। जब आप देखते हो अपने जैसे ब्रेड रखा और थोड़े दिनों बाद तो ब्रेड पे देखेंगे तो ब्रेड के ऊपर क्या होगा, कुछ इस टाइप से आएगी, फफूंद टाइप की लग जाएगी। तो जो फफूंद लगती है ना उसी ही कहते हैं फंगस। तो आपने देखा कैसे फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने हमारे ब्रेड को ख़राब कर दिया। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे फूड को पूरा ख़राब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। एंड फ्रेंड, जो कॉमन जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उसकी हेल्प से क्या है, हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब सेफ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीट और फिश जो ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इनमें सॉल्ट लगा देंगे, आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं आप इसको। मैंगो को या फिर टैमराइंड, आंवला, इन सब में अगर हम नमक लगा देंगे तो इससे जो हमारा फूड है वो प्रिजर्व रहेगा, अच्छे से सुरक्षित रहेगा। इसमें फिर किसी भी टाइप को जो हमारे फूड में बैक्टीरिया, फंगी वगैरह नहीं लगेगा। एंड नमक को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आंवला, कच्चा आम या फिर इमली, इन सब के ऊपर अगर आप हल्का सा सॉल्ट लगा देंगे ना तो इससे क्या होगा, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फूड के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड इज प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो एक टाइप का
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज रिजोबियम, राइजोबियम। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Leguminous plants pulses. Recall that rhizobium lives in the roots nodules of leguminous plants. फ्रेंड्स, जो राइजोबियम होता है वो क्या होता है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। तो आपने राइजोबियम के बारे में 6th और 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो राइजोबियम होता है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को। जैसे कि अभी हमने पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, उसमें हमने ये देखा था कि जो लिग्यूमिनियस प्लांट, ओके, लिग्यूमिनियस प्लांट्स जो होते हैं, लिग्यूमिनियस प्लांट मतलब पल्सेस, दाल के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एंड इन दाल के प्लांट्स के रूट्स में रिजोबियम होता है। राइजोबियम कहाँ होता है, लिग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में, नोडल्स ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट्स। तो फ्रेंड, जो भी लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जितने भी दाल के जो पौधे होते हैं, उनकी रूट्स के नोड्यूल्स में राइजोबियम रहता है। एंड राइजोबियम बीन्स और पीस जो होते हैं, बीन्स और पीस मतलब मटर, ये जो होते हैं ना बीन्स और पीस, ये भी एक लिग्यूमिनियस प्लांट है। और जो राइजोबियम है वो लिग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट्स में होता है। जो बीज हैं, जो पीस और बीन्स हैं, ये भी एक लिग्यूमिनियस प्लांट है। मतलब राइजोबियम बीज, पीस और बीन्स मतलब मटर और बीन्स के जो जड़ें होती हैं उनमें भी रहता है राइजोबियम, बीन्स और पीस की रूट्स में भी रहता है। एंड pulses also. Next keyword is vaccine. सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जिनकी एज 1 से लेके 5 ईयर्स तक की होती है, उन्हें पोलियो का जो है वैक्सीन लगती है। पोलियो की वैक्सीन लगती है, मतलब हम सबको पोलियो की वैक्सीन लगी हुई है अपने चाइल्डहुड में। तो जो क्यों लगती है वो पोलियो की वैक्सीन, वो पोलियो की वैक्सीन इसलिए लगती है क्योंकि जब हमारे बॉडी में, जब हम छोटे होते हैं, हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसा जर्म्स है पोलियो वाला जो कि हमारी बॉडी को पोलियो वाला कर सकता है, तो ऐसे जर्म्स को हटाने के लिए हमें वैक्सीन लगाई जाती है पोलियो की। जो जर्म्स है वो इंक्रीज़ ना हो, बढ़े ना हमारी बॉडी में से और एकदम ख़त्म हो जाए। तो वैक्सीन उसे कहते हैं जब हमारी बॉडी में कोई जर्म बहुत छोटा सा होता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा होगा कोरोना बहुत फैल रहा है, तो फैल रहा था कुछ टाइम पहले कोरोना, तो कोरोना वैक्सीन लगना स्टार्ट हुई, जैसे कि 12 टू बहुत सारी एजेस की जो है वैक्सीन आ गई हैं। तो आपने भी हो सकता है लगाई हो वैक्सीन। तो जो वैक्सीन होती है ना, कोरोना वैक्सीन, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो क्यों लगाई जाती है। अब सोच रहे होंगे कि भाई किसी को कोरोना भी नहीं है तब भी उसको वैक्सीन लग रही है। उसको वैक्सीन इसलिए लग रही है क्योंकि अगर उस किसी भी ह्यूमन की बॉडी में कुछ भी अगर 1 या 2 भी जर्म्स हुए होंगे कोरोना के, 1 या 2 जर्म्स भी होंगे कोविड-19 के, तो वैक्सीन लगाने से उसके जर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे, मीन्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे हमारी बॉडी में जर्म्स। इसलिए जब हम छोटे थे तो हमें पोलियो की जो दवाई थी वो इसलिए पिलाई जाती थी क्योंकि अगर हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई जर्म्स हुआ जो कि पोलियो कर सकता है हमारी बॉडी को, तो वो एकदम ख़त्म हो जाए, एकदम ज़ीरो से हो जाए वो जर्म्स। तो वैक्सीन उसे कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में जर्म्स को फैलने से पहले एक दवाई दी जाती है। वैक्सीन भी आई थिंक एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि हमारी बॉडी में भेजा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंक्रीज़ हो सकता है, उसे हटाने के लिए जड़ से। सो फ्रेंड्स, वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ छोटा मोटा, तो वैक्सीन अगर हम लगा लेंगे तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगा और हमें वो इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। नेक्स्ट कीवर्ड इज़ वायरस। एंड फ्रेंड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक टाइप का वायरस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वायरस ही होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वायरस होते हैं, पर वायरस थोड़े से डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो वायरस होते हैं वो ओनली होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही रहते हैं। मतलब जो वायरस होते हैं वो ज़्यादातर होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल सेल, इन सब में जो है वायरस रहते हैं। So friends, these are images of virus. When a person suffering from common cold sneezes,
Fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person by breathing and cause infection. फ्रेंड्स, जब कोई हेल्दी पर्सन जब फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई कोल्ड होता है, कोल्ड मतलब खांसी, छींक वगैरह ये सब, जब किसी भी हेल्दी पर्सन को कोल्ड होता है और अगर वो क्या करे, हवा में जाके, एयर में जाके खांस दे, तो क्या होगा उससे? जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने खांसा तो इससे जो हेल्दी पर्सन था उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जो ये सब कोल्ड होता है ना, ये सब किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। मतलब कोल्ड वगैरह, सर्दी खांसी, ये सब, इन सब में थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं। सर्दी खांसी में हज़ारों वायरस होते हैं जो कि हवा में फैल सकते हैं। और हवा में फैलने की वजह से क्या होगा? जब वायरस हवा में फैल जाएंगे तो किसी हेल्दी बॉडी, जो हेल्थ जो पर्सन है उसकी बॉडी में जाकर उसे भी इन्फेक्शन कर देंगे, उसे भी इन्फेक्टेड कर देंगे। नेक्स्ट कीवर्ड इज ईस्ट। सो फ्रेंड्स, जो ईस्ट होता है वो बेकिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है। फॉर एग्जांपल जो बेकरी वगैरह होती है, आपने वहाँ देखा होगा ईस्ट का जो पाउडर होता है वो रखा रहता है। वो क्यों रखा रहता है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में? वहाँ पे ब्रेड जब बनते हैं, जो बेकिंग कंपनी होती है ना, वहाँ पे जो ब्रेड वगैरह बनते हैं वो ईस्ट पाउडर जो होता है उससे डालने की वजह से बनते हैं। तो ईस्ट है एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल मीन्स अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज़ होता है। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ होता है। और ईस्ट जो होता है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है। अभी हमने पढ़ा था कि ईस्ट जो होता है वो शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। ओके, जो ईस्ट होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगी टाइप है जो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। और ईस्ट जो है अल्कोहल भी बनाता है और शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। दिस इज़ कॉल्ड ईस्ट। सो फ्रेंड्स, आवर कीवर्ड एक्सप्लेनेशन इज़ कंप्लीटेड। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो था जिसमें हमने पूरे कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।